I will call the multidisciplinary team, and I will just an endocrinologist, and most probably the hematologist and the neonatologist. And I will first of all, I will correct the anemia. I will do the anemia correction of my patient, as her peripheral smear report and her complete blood picture showing that she is probably suffering from the iron deficiency anemia. I will counsel her about the improve of the diet, and green should take the green leafy vegetables and the fruits, and the milk, eggs. And in the first trimester, I would prefer to improve correct her anemia through the diet, as the patient is not very much symptomatic as far as anemia is concerned. And then I will inquire about the T3 and T4 level, whether they are suppressed, as the TSS suggests that this patient is having the hypothyroidism. I will would like to have, if available, the thyroid scan also, no, ultrasound of the thyroid also. And the after having the reports of serum T3, free T4 levels, if it's reduced, then I will, along with the folic acid and calcium supplements and nutritional supplements, I will start thyroxine tablet, 50 mg OD before meals daily, along with a multivitamin supplement. And then follow up 50 my कितने patient. कितने कहा है आपने? डोज कितनी बताई है? मैडम, अभी मेरे पास T4 की रिपोर्ट नहीं है। अगर वो छोड़ T4 दें, बहुत आप टी ज्यादा फोर कम को इस छोड़ दें, आप बताएं। एटी एटी का ओडी डोज एटी का मैडम। टीएसएच हो तो कितनी डोज देंगी? मैडम, मैं तो फॉर द सेफ साइड 2 OD, बस 2 OD से अभी स्टार्ट विद कितने की 2 OD इन टैबलेट द होती मॉर्निंग। है थायरॉक्सिन की? टैबलेट फिफ्टी कितने की होती है? 50 mg की होती है। 50 mg होता है? 50 माइक्रोग्राम होता है? सॉरी, 50 माइक्रोग्राम, सॉरी। हाँ, 50 माइक्रोग्राम। तो OD माइक्रोग्राम 25 की भी ऑन एम्प्टी होती है, स्टमक। 50 की भी होती है, ठीक है। तो आपने डोज बतानी हाँ, है, ठीक है। तो 50 एटी पे, माइक्रोग्राम 2 OD 80 के डोज। ऊपर आप कितनी यूजली शुरू करवाते हैं? मैडम, 2 OD से स्टार्ट करूंगी। 2 वीकली जो है वो वी विल रिपीट हर फ्री T4, T3 एंड द TSH लेवल। 4 और वीकली होते हैं। मैडम, जल्दी तो वो इनिशियली रिड्यूस टू नहीं वीक करेंगे। मतलब मैडम, इनिशियली 2 वीकली नहीं करवाएंगे जब तक कि उसका फोर वीकली लेवल नॉर्मल। 4 वीकली करवाएं। 2 वीकली से कोई फर्क ओ, नहीं पड़ता। ना ही आपने ओके। डोज अपग्रेड करनी होती है, 4 वीक्स के बाद ही। डाउन रेगुलेट और अपग्रेड जो है वो 4 वीक्स के बाद ही करना है। Okay, and I also recommend her to take the iodinized salt and iodinized water, and ये वैसे if अब there is an रिकमेंडेड नहीं iodine होता। deficiency. ये वैसे अब इतना रिकमेंडेड नहीं Okay, होता। madam. आयोडीन मतलब वो जब होगा, And जब ये कोई और गोइटर होगा या कोई थायराइडाइटिस होगा, वो इस तरह की, या वो ऐसी जगहों पे रहते होंगे जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसीज होती हों। ठीक है। जब तक आपका डायग्नोसिस okay. ऑफ हाइपोथायराइड नहीं बनता कि व्हाट इज द एग्जैक्टली कॉज ऑफ हाइपोथायराइड, उस वक्त तक आप ये बातें नहीं करेंगे, ठीक है। Then I will repeat her scan at around 11 to 14 weeks of gestation, to confirm whether the fetal hearts they have come or not, and also for the dating scan. And if the fetal heart is there, and the dates there हमने correspond, the रिपीट ultrasound स्कैन date कितनी देर बाद करवाया है? 8 to 13+6 के बीच में करवाऊंगी। पहले तो हमने 9 वीक्स पे करवाया था, उस पर 6 वीक्स आ रहा है ना, सेक और पोल आ रहा है। तो उसके बाद फिर हमें उसके मतलब अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 10 to 13 वीक्स में मैं करवाऊंगी सेकेंड स्कैन ना। यानी टू टू और फोर उसमें वीक ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद रिपीट करेंगी स्कैन? हाँ, 2 वीक्स के बाद हाँ, एटलीस्ट वो टू हाँ। वीक्स का दें। आप टू इसको वीक्स ऐसे देंगे बोलिए कि ताकि आई विल जब कॉल हर आफ्टर 2 वीक्स एंड रिपीट हर स्कैन टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द प्रेगनेंसी। whether see there is a हाँ, fetal इस yolk sac and प्रेगनेंसी इज fetal hearts वायबल और नॉट। or ठीक है। not, मतलब हम्म। whether the yolk sac and fetal heart sounds they are visible योग or से not. एक और उसकी बातें ना And after कीजिए, आप एक सिंपल जुमला बस बोलिए कि आई विल viability of आई the विल whether चेक fetus द is viable, वायबिलिटी ऑफ द प्रेगनेंसी। इज viability of the प्रेगनेंसी इज fetus. वायबिलिटी और And नॉट। once the fetus it is viable, then when I will monitor fetal surveillance accordingly. Like I will do the dating scan
around 11 to 13 plus 6 weeks, and then go for the fetal surveillance for the anomaly scan at 18 to 22 weeks of the gestation to see the fetal growth in concerns of the fetal growth and the amount of the liquor and the fetal weight or any associated anomaly. And in the meantime, I will repeat the T3, T4, and TSH every 4 weeks. And once my patient is asymptomatic, her lethargy improves, her anemia improves, and her slowness it has been improved. Then I will repeat the T3, T4, TSH uh, in each trimester. After the first trimester, it is over, and my patient's nausea vomiting settled, and I will recheck her complete blood picture and to look for the anemia, whether it's improved or not. And if it's less than 10.5 to 11 and 10.5 grams, less than 11 grams per deciliter, then I will start supplements. And I will start oral iron or a parental supplement depending upon the level of the anemia. And then I will follow up my patient every 4 weeks, and the growth scans they will be done at 28 weeks. Any signs of the growth restriction, then I will follow accordingly and do the umbilical artery Doppler accordingly. And if and around 36 weeks, I will make the plan of the delivery of my baby, of my patient, as there is no obstetrical indication, and this patient is virtual primary. And I will do the pelvic assessment at 37, 38 weeks for the adequacy of the pelvis. Clinical pelvimetry should be done, and if it's adequate, then I would like my patient to have the spontaneous onset of the labor and wait for the labor pains till 39, आप मुझे 40 बताएं, weeks 36 वीक्स until के ऊपर आप क्लिनिकल पेल्विमेट्री करती हैं? मैडम 37, 38 पे करेंगे, और प्राइमरी में तो क्यों फिर करेंगे? लेबर में भी करते हैं आप दोबारा। करते हैं कोई? मैडम प्राइमरी में तो देखते हैं पेल्विस को 38 वीक्स 37 क्यों पे। 38 वीक्स पे पेल्विमेट्री तो नहीं अब हम रिकमेंड करते? होती है। मैडम क्लिनिकल पेल्विमेट्री तो करते हैं ना फॉर द एडिक्वेसी ऑफ द पेल्विस मैडम। 38 वीक्स पे तो नहीं करते ना, वो तो 40 वीक्स पे जाने तो दें उसको। सिर्फ पेल्विक मैडम असेसमेंट वो तो 38 ड्यूरिंग पे तो नहीं होगी। वो तो मैडम ड्यूरिंग द लेबर तो खैर होगी होगी, मतलब जो अल्टीमेट जो असेसमेंट होती है वो विद द लेबर पेन्स के साथ ही होती है, जिसको हम जिस आप पे हम यहाँ पे रिलाई करते शॉर्ट हैं। केस के अंदर लेकिन पे, एक हम यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा लेगा, ये चीजें ना बोलिएगा यहाँ पे। आप सिर्फ उसको देंगे कि आई विल गिव चलिए द ठीक है ट्रायल ऑफ मैडम। द लेबर। पेल्विक असेसमेंट्स की सीपीडी और लेबर ये चीजें जो है ना, 28 ईयर्स प्राइमरी में अब नहीं ये होती हैं। प्रैक्टिकली हम किसी का भी पेल्विस थर्टी ओके एट मैडम। पे तो बिल्कुल भी नहीं असेस करते। ठीक है। बहुत भी आपका दिल चाह रहा है मैडम करने को तो क्लिनिकल आप पेल्विन एटलीस्ट 39 पे कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने सीपीडी की वजह से मैडम किसी क्लिनिकल प्राइमरी का पेल्विमेट्री सेक्शन करना भी है ना, पेल्विस असेसमेंट जो है वो सिर्फ आप उसको यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्लिनिकल, ये यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा लेगी। आप और कुछ मैडम बात ही नहीं क्लिनिकल कर सकते। पेल्विमेट्री अब इंडिकेटेड है कि नहीं है मैडम, ये बताइए। नहीं, क्लिनिकल पेल्विमेट्री नहीं 38 पे इंडिकेटेड। बहुत भी आपने करनी नहीं है मैडम थर्टी क्लिनिकल। नाइन फोर्टी तो है। जी। 39, 40 पे कर सकते हैं, लाइक 39 39 वीक्स के पे बाद कर आप सकते हैं। जाके बात करें भी ना तो फिर ठीक है। लेकिन वो कोई केस हो तो उसके मुताबिक आप बात करें। शॉर्ट केसेस में जब ओके आपने करना है तो आपने इस तरह की बातें नहीं करनी वहां पे। आपने सिंपल मैडम। प्राइमरी सॉरी ग्रेविडा 2 पैरा 0 अबॉर्शन 1 है। यू यू वांट नॉर्मल वजाइनल डे, यू वांट वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर, दैट्स इट। लेबर ठीक। दैट्स इट। एंड देन आई विल वेट टिल 40 वीक्स विद द वो fetal आप छोड़ with दें the 40 वीक्स को, monitoring उसको छोड़ दें। आई विल वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ, लेट इट बी द एग्जामिनर क्वेश्चन, and कितने वीक्स तक okay इंतजार करोगी? ठीक है। लेट इट okay बी आप, आई और जस्ट वेट मैडम फॉर द spontaneous onset of labor. When patient goes into labor, I will follow the labor care guide, and I do the active management of third stage of the labor. Then I will hand over the neonate to the pediatrician
for the hypothyroid workup. pediatrician. That is at the 3 and 7 day of life. 3rd and 7th डे ऑफ Yes, बच्चे three, का भी तो हाइपोथायराइड seven. देखना है ना। ठीक है। हाँ। और मैडम एक और बात पूछनी थी कि हाइपोथायरॉइड, इस पेशेंट का टीएसएच बहुत बढ़ा हुआ है, तो इसमें थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज करवाने की ये इंडिकेशन ये है? ये बिल्कुल मैं आपको भी यही कहने लगी थी कि जब आपने शुरू में वर्कअप करा रही हैं, फर्स्ट टाइम ये पेशेंट आपके पास आई है, आप कॉज ऑफ हाइपोथायराइड के लिए भी तो कोई बात करें कि ये हाइपोथायराइड है क्यों। उसमें आप थोड़ा पूछ मैडम सकती मोस्ट हैं। लाइकली। मोस्ट लाइकली वो उसमें कोई ऑटो इम्यून भी हो सकता है। वो जो फैमिली में भी हमें पता चल सकता है, अगर उसके किसी भाई बहन को थायराइड का कोई इश्यूज है, डायबिटीज कोई है फैमिली में, तो हम ऑटो इम्यूनिटी कर सकते हैं। बट आपने कॉज ऑफ हाइपोथायराइड की बात करनी है। आई विल रूल आउट द कॉज ऑफ हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड तो डायग्नोज हो गया, बट ये हाइपोथायराइड है क्यों? क्या कोई ऑटो इम्यून है? उसके लिए तो एंटीबॉडीज इसमें बिल्कुल कराएंगी आप। कराएंगे। अच्छा, और मैडम प्रेगनेंसी में थायराइड स्कैन कराते हैं? नहीं, थायराइड स्कैन नहीं होता प्रेगनेंसी में। और अभी हाइपोथायराइड में नहीं, हाइपरथायराइड में थायराइड स्कैन की जरूरत पड़ती है। हाइपोथायराइड में थायराइड स्कैन की उसमें इतनी इंक्रीज जरूरत नहीं अपटेक। होती। हाँ, वो आप एंटीबॉडीज करवा लीजिए, ओके। उससे आपको पता चल जाएगा। आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में बात कर लीजिए कि वो, उसको वो प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन इस तरह के, वो आपने आयोडीन की डेफिशिएंसी की बात की, लेकिन वो आपने इस अंदाज से की कि आप उसको एडवाइस कर रही हैं। लेकिन आप ये बात करें कि आई विल रूल आउट द कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म बाय डूइंग एंटीबॉडीज, तो फिर एंटीबॉडीज का आप नाम लीजिए, TFO। ठीक है। और उसके बाद फिर आप बात करें, हो और सकता है उसको कोई हॉशियोमोटोज हो, कुछ और हो जो डिजीज में आपका जा रहा हो। ठीक है। तो मैडम इसमें आयोडीन लेवल करवाएंगे, सीरम आयोडीन लेवल करवाएंगे? नहीं नहीं, आप सिर्फ एंटीबॉडीज फिलहाल करवाएंगे, आयोडीन लेवल्स अभी हम नहीं करवाते हैं। वो सिर्फ हम डाइट से पूछ लेते हैं कि ओके। पेशेंट को कोई डाइटरी कोई एरिया ऐसा है तो वहां पे है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक है इसके मैडम, बस फिर हम आपकी उसको मैनेजमेंट को, मैं कौन। आपको बता, मैनेजमेंट के पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। ऑलवेज स्टार्ट योर मैनेजमेंट ओके मैडम। with that I will counsel my patient that you have a high risk pregnancy because of the hypothyroidism and its implementation on fetus and mother, feto maternal implications। ठीक है, तो आपने अपने पेशेंट को शुरू में क्लासिफाई करना है कि ये राय हाई रिस्क है या नहीं है। और अगर आप उसको हाई रिस्क लेबल कर रही हैं तो क्यों लेबल कर रही हैं। ठीक है। योर सेंटेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद आई विल काउंसल द पेशेंट दैट यू आर अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी because you have a very high level of TSH, which shows that you are a hypothyroid, and it may lead to the miscarriage, it may lead to the preterm labor, it may lead to the growth restriction of the fetus, it may lead you to the anemia, and it may need some repeated in antenatal visits for your management. Then I will manage the patient in out OPD basis. I will involve the endocrinologist. अभी आपका endocrinologist इन्वॉल्व होगा और सीनियर ऑब्स्टेटिशियन इन्वॉल्व होगा। जब आप आगे जाएंगे तब आप दूसरी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। हम जब देख रहे होते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने टीम इन्वॉल्व की है तो कौन। आपने शुरू में ही सारी टीम डाल दी, न्यूनेटोलॉजिस्ट भी शुरू में ही डाल दिया। कहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की कौन सा मेंबर कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पेशेंट एडमिट करने वाला नहीं था, तो आप इसको OPD पे मैनेज कर देंगी। ठीक है। अब चूंकि ये 9 वीक्स पे आई है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क जो है मिसकैरेज का है। उसके लिए आपने क्या करना है, वो आप हाई डोज फॉलिक एसिड उसको दे रही हैं ऑलरेडी। फिर आप उसको प्लान दे रही हैं डाइट का, दैट इज गुड कि आप अभी डाइट्स के थ्रू अपनी चीजों को कंट्रोल करें। ठीक है। और आप वर्कअप फॉर द कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म रूल आउट करेंगी। विदाउट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप लिवोथायरॉक्सिन इसको नहीं शुरू कराएंगी। इसकी डोज एडजस्टमेंट आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ मिलके करनी है। ठीक है। और वो 4 वीकली के साथ आप इसको 25 माइक्रोग्राम टॉप अप करती जाएंगी। ठीक है। शुरू आप इनिशियली 50 माइक्रोग्राम से कर लें, और जब आप 4 वीक्स पे उसको बुलाएंगे विद
complete thyroid profile including the free T3, free T4 and TSH level. Then you will ask for the compliance of the drug. ड्रग की कंप्लायंस को भी पूछना है कि दवाई तुम ठीक तरह से खा रही हो कि नहीं खा रही हो, ठीक है। सो आपने 4 वीक्स के बाद जब बुलाया, आपने थायराइड प्रोफाइल कराया, आपने उसको कर लिया, 4 वीकली आप उसका करवाती जा रही हैं। लेकिन ये पेशेंट बहुत हाई रिस्क होते हैं जीडीएम के लिए। तो आपने 14 वीक्स के ऊपर जो एसओजीपी कहता है, एवरी एशियन एथनिसिटी का ओजीटीटी करवाना है, वो इस केस में जरूर मेंशन करना है, बिकॉज आपकी पेशेंट जीडीएम पे का रिस्क होता है, ठीक है। फिर बिल्कुल ठीक, आप वंस उसके थायराइड फंक्शन नॉर्मल आ जाते हैं, डोज लिवोथायरॉक्सिन की एडजस्ट हो जाती है, तो फिर आप एवरी ट्राइमेस्टर करवाएंगे। ये जुमले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आप शुरू में ही बोल दीजिए बेशक, कि थायराइड से रिलेटेड जो बातें करनी। अब आप उसका जब 12 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी चलना शुरू हो गई है, उसकी कार्डिक एक्टिविटी आ गई है, ग्रोथ होना शुरू हो गई है, देन फॉर एनीमिया यू विल गो फॉर द ओरल आयरन, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कंप्लायंस को देखते हुए। अगर उसकी कंप्लायंस, जैसे आप बाद में बात करेंगे, इफ देर इज नॉट, पेशेंट इज नॉट कंप्लाइंट और नॉट टॉलरेटिंग ओरल, देन आई विल शिफ्ट टू द पैरेंटरल। ओके। पेरोक्सिमा बड़ी अच्छी आती है, कार्बाक्सी माल्टोस बहुत अच्छे आ गए हैं, बड़ी जल्दी से आपको 2-3 ड्रग्स आप डोज देते, 2 डोजेस देते हैं और 8 अनीमिया कवर हो जाता है, ठीक है। देन आप ओरल पे शिफ्ट कर देते हैं। कुछ ओरल पैरेंटल नहीं भी हमारे प्रैक्टिकली चल रहे होते, तो मैं उनको कहती हूँ कि 18 वीक्स पे एक लगवा लो, एक 28 वीक्स पे लगा लो, ओरल आयरन की जरूरत ही नहीं है फिर आपको, ठीक है। और 28 पे आपका एक सीबीसी हो जाता है, उसमें भी पता चल जाता है कि आप अच्छे 11th पे जा रहे हैं, तो इट्स ओके, नो नीड ऑफ मैडम फर्दर। एग्जामिनर जो है वो, मैडम एग्जामिनर इस बात पे तो नहीं वो करेंगे कि हम जो है वो स्टार्ट ही अगर पेरेंटल से कर लें कि पेशेंट को रैपिड करेक्शन हो जाए? नहीं नहीं, आपने स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 9 वीक्स के ऊपर 6 वीक्स, अर्ली प्रेगनेंसी 12 वीक्स, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप ओरल का ट्रायल दें। आपने पैरेंटल स्टार्ट में नहीं देना, ठीक है। आपने ओके। पैरेंटल आपने उसी वक्त रखना है जब आपको पता है कंप्लायंस नहीं है पेशेंट की, पेशेंट ओरल को टॉलरेट नहीं कर रहा, तब आप पैरेंटल पे जाएं, स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी पे अगर कोई पेशेंट है। यही पेशेंट अगर आपके पास 32 पे आ रही है, तो आप उसमें कह सकते हैं, मैडम एज शी इज एट 32 वीक्स एंड शी हैड 8 HB, ऑल्दो शी सिम्टोमेटिक अगर हो रही है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी जा सकते हैं, अगर उसमें प्री टर्म का रिस्क है तो। अदरवाइज वहां पे भी आप पेरेंटल की बात मैडम करें। समझ गई, मैडम समझ गई। क्यों? क्योंकि आपकी पैरेंटल में भी 3 वीक्स लगने हैं और ओरल में भी 3 वीक्स लगने हैं, तो इससे 3 वीक्स लगने हैं। फायदा को फर्क कोई नहीं है, ठीक है। कि अगर पैरेंटल सिर्फ आपको ये फायदा देती है कि आपकी कंप्लायंस वाली बातें जो है ना वो निकल जाती हैं, और टॉलरेंस वाली बातें, ठीक है। फिर बिल्कुल आप उसके ग्रोथ स्कैन के लिए, लेकिन अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर नहीं होगा। वो जब मैं आपको आईयूजीआर पढ़ा बताऊंगी ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर डायग्नोज केस ऑफ एफजीआर में करना है, ठीक है। ओके मैडम। ग्रोथ स्कैन आप बिल्कुल करवाएंगी, ठीक है। और आप इसका अगर पहला 14 वीक का ओजीटीटी नॉर्मल है, तो आप 28 वीक्स पे एक रिपीट करेंगी ओजीटीटी, ठीक है। यस, दिस ओके। आई विल वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। सो वो आप जरूर करेंगी, ठीक है। फिर आप उसके बाद सिजेरियन जो है वो ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस पर ही होगा। बच्चे का आपने जरूर बताना है कि बच्चे को न्यूनेटोलॉजिस्ट को देंगे और उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे 3 और 7 डे के ऊपर, 3rd और 7th डे के ऊपर करवाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ यस मैडम। 5th डे पे भी करा रहे होते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर गाइडलाइन में 3 और 7 डे ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ उसमें अब अगर यही पेशेंट नॉन केस ऑफ थायराइड आ जाता, तो उसमें आप जो वो थायरॉक्सिन ले रही थी आपने वो कंटिन्यू करनी है, और आपने थायराइड प्रोफाइल पूरी करवा लेनी है एक दफा,
और उसमें अगर आपको लगता है कि जी टॉप अप करने की जरूरत है तो 25 माइक्रोग्राम टॉप अप करेंगे आप इन लेजॉन विद द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये जरूर बोलना है। आई विल Yes, इंक्रीज द इंक्रीमेंट द डोज बाय 25 माइक्रोग्राम इन लेजॉन विद द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये जुमला है आपका, गुड सेंटेंस जो आप बोलेंगी। yes, madam. समझ आ गई अब मैनेजमेंट की? दोनों तरीकों से केस आ सकता है। Yes, हम नेक्स्ट, जब yes, नेक्स्ट madam. साइकिल हमारा शॉर्ट केस का दोबारा से चलेगा, अभी तो फर्स्ट साइकिल चल रहा है ना, फर्स्ट रिवीजन चल रही है, तो आपकी प्रोबेबली फेब्रुवरी के बाद एक सेकंड रिवीजन होगी। या फिर हम कोई ऐसा आपको टास्क दे देंगे थायराइड से रिलेटेड, वो करवाएंगे। एक पास्ट होक्स है जिसमें ना 3 सिनेरियोज हाइपोथायराइड के दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो मुझे वो बड़ा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अब वो मुझे अब जब समझ आई है तो वो लगता है कि यार ये तो बड़ी कितनी क्लियर कट के उन्होंने बनाया हुआ सिनेरियोज कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। एक सब क्लिनिकल था, एक ऑटोम्यून था, और एक वैसे ही था। ठीक है, तो 3 केसेस बड़े डिफरेंट उन्होंने सिनेरियोज बना कर दिए हुए थे। तो उनको हमने उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। परसों भी आपका थायराइड है, जी मैडम. परसों हम हाइपर थायराइड करेंगे, ठीक है। Okay, madam. तो आज हमने जो केस था, इट वाज नॉट अ डायग्नोज्ड केस। वो हमने प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डायग्नोज्ड किया, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज, ठीक है, सिम्टम्स के साथ और चीजों के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका नोन केस अगर आ जाता है, तो वो फिर आपकी एक पूरी होगी, आपको कब से है, आप कब से ये दवाइयां खा रही हैं, ये हमल खुद ब खुद हुआ था, कोई सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री तो नहीं थी, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आप दिखाती हैं, उन्होंने आपको कहा था कि आप प्रेगनेंसी कर लें, डोज आपकी हाइपोथायराइड के साथ यूजली इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। जीडीएम का रिस्क होता है, आईयूजीआर, प्री टर्म डिलीवरीज, ये वाले रिस्क होते हैं थायराइड्स के साथ, ठीक है। बट उसमें क्या आपके एंटीबॉडीज के टेस्ट हुए हुए थे, फिर वो सवाल आपके हिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में फिर आपने थायराइड की कॉज को रूल आउट करना है। यहाँ पे इस केस में आपने टेस्टों के थ्रू उसका करवाना था। यू कैन आस्क इन इन्वेस्टिगेशन एज वेल, मैडम एनी एंटी थायराइड एंटीबॉडीज डन और नॉट, ठीक है, वहां Yes, पे भी madam. आप पूछ सकती हैं कि ये सवाल। अगर वहां पे हुई भी होंगी तो हो सकता है एग्जामिनर आपके सामने कॉज रख दे, जी मैडम. ठीक है। तो स्टार्ट में जब आप इन्वेस्टिगेशन मैडम, पूछें तो वहां पे भी पूछ लें। मैडम, थायरॉक्सीन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा बहुत सिक्रीट होता है कि नहीं? नहीं नहीं, थायरॉक्सिन का कोई इशू नहीं होता। वो ओके. इतनी मिनिमल अमाउंट होती है कि वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, उसका मैडम, मैंने एक कोई क्वेश्चन पैटर्न। पूछना था। जी पूछिए। जैसे ये केस है, तो अगर इसमें हम थायराइड के टीएसएच का लेवल देखें तो वो मतलब समझ आती है। तो जो सिम्टम्स हैं उसमें हम कैसे इसको करेंगे कि ये 8 एचपी में मॉडरेट अनीमिया के साथ, जैसे हम कहते हैं हाँ, सिम्टोमेटिक ये अनीमिया हो तो उसको मिंगल है ना, कौन से इसीलिए तो ट्रीट मैं करना कह है? रही हूँ कि अगर ये आपको केस आज पता ना होता कि ये हाइपोथायराइड है, तो जो हिस्ट्री आपको दी गई है उस हिस्ट्री में आप हाँ कभी जी। भी नहीं पहुंच सकती थी कि ये हाइपोथायराइड होगी। हम्म। या वो एक जुमला जो उसने बीच में कहा था, हाँ उन्होंने मुझे कहा था, या इरेगुलर हिस्ट्री। तो इसलिए हम्म। आपने इन चीजों को, जब भी आपने अनीमिया करना है, अनीमिया उधर से आए, तो कॉज ऑफ अनीमिया जब आप पूछ रहे होते हैं ना कि आपको खाती पीती सही है, हम्म। आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता, आपको माहवारी ज्यादा तो नहीं आती, आपको कीड़े तो नहीं आते, पकाने वाली जगह पे खारिश तो नहीं, ये सब आप कॉज ऑफ अनीमिया रूल आउट कर रहे हैं ना। तो हम्म। उसमें एक सवाल हम्म। अपना हाइपोथायराइड का जरूर रखें, गर्मी सर्दी ओके। ज्यादा तो नहीं मतलब इसके लगती है। अनीमिया अनीमिया करेक्शन जो मैनेजमेंट में हमने करना है वो हमें ओरल थेराप्यूटिक डोज से ही करना है? हाँ, थेराप्यूटिक ही देनी है, ओरल तो थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक। ओरल बीडी में जिस तरह देते हाँ, हैं। बीडी में जैसे हम देते हैं वो थेराप्यूटिक डोज ही और जाएगी, जो प्रोफिलैक्टिक नहीं हम वो जाएगी। डिफेंड इस तरह कर सकते हैं कि 8 एचपी है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली थायराइड की वजह से हैं। हाँ, इसलिए यस हमने यू उसको कैन डेथ, ये और बोला उसका था। अनीमिया भी थायराइड की वजह से है, हम्म। ठीक है। सही। अनीमिया भी उसका अनीमिया, जी। थायराइड आप करेक्ट करेंगे तो आप उसका अनीमिया भी करेक्ट हो जाएगा, बट आई विल गिव हर थेराप्यूटिक डोज ऑफ टॉनिक सो दैट जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वो कवर हो जाए, क्योंकि उधर से आप आरबीसी इंडिसेस भी तो उसके रिड्यूस हुए हुए हैं ना।
ठीक है। हाँ, यस, आप और सीरम डीवॉर्मिंग का फेरेटिन, जिक्र करेंगे हम? सीरम फेरेटिन आसिया डी आपने मांगना है इन्वेस्टिगेशंस में, वो मैं मिस कर गई, मैंने लिखा हुआ था। सीरम फेरेटिन का जिक्र जरूर करना है, स्टोर्स देखने हैं उसके। ठीक है। और डीवॉर्मिंग का भी कहेंगे ना आयरन से पहले, जब भी हमने कहना है तो हाँ, डीवॉर्म डी करके वर्म कहेंगे। आप कर सकते हो बिल्कुल। WHO अब ये जी। कहता है कि जितने भी हाई एंडेमिक एरियाज हैं फॉर एनीमिया, वहां पे आप जरूर डी वर्म करें। WHO हम्म, रिकमेंड करता है। सही। अच्छा, और मैंने पूछना था, जैसे हमने इसका स्कैन कराया 2 वीक्स के मतलब बाद जहां भी दोबारा चेक एनीमिया करने की आएगा तो एबिलिटी के लिए। सॉरी अरूज, पहले आप पूछ ले, क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी, जैसे हमने इसका रिपीट स्कैन किया है ना दोबारा से टू हम्म हम्म। वीक्स के बाद, तो ये वो पूछते हैं कि मतलब 2 वीक्स के बाद करोगी इस तरह ऐसा करके, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि बिल्कुल, अगर हमने ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है तो 1 वीक के बाद, और एग्जैक्ट एब्डोमिनल तो फिर 2 वीक्स एग्जैक्टली के बाद, है सेम ना, बता सकते हैं। सेम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने TBS करना है तो वो 1 वीक के बाद करें, अगर आपने ट्रांस एब्डोमिनल करना है तो 2 वीक्स के बाद करें। जी 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 आसिया, आप क्या पूछ रही थी? जी। वीकनेस और इजी फटेगेबिलिटी है, और उसमें हम अनीमिया सस्पेक्ट करें तो वो अंडरस्टूड है कि हमने उसका पूरा कंप्लीट ब्लड प्रेशर, फेरेटिन, TIBC ये सब करवाना है। अंडरस्टूड TIBC है ये, दिस नहीं, इज हम जो बेसिक रिकमेंडेशंस हमारी होती हैं, RBCs इंडिसेस, पेरिफेरल स्मेयर और सीरम फेरेटिन। टोटल आयरन बाइंडिंग सीरम कंप्लेक्स की तो फेरेटिन। बड़ी ओके, बात की बात आती है ना, वो जब उसमें। ओके मैडम, ठीक है। ठीक है मैडम। चलिए, मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ दोबारा। अब आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ लीजिए आप। हाइपोथायराइड से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो पूछ लें। आई थिंक काफी क्लियर हो गया। फिर भी कुछ पूछना हुआ तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स जो है, अल्लाह करे पिछले वाली रिकॉर्डिंग हो गई हो कन्वर्ट, तो फिर मैं यूट्यूब पे कर दूंगी, और आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि वो ग्रो करे। ठीक है। वो कैसे जो कहते हैं ना, पब्लिकली अपने चैनल्स को प्रमोट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट हैं, तो आप भी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है। तो ये वाला भी मैं वहीं पे करूंगी, वहां पे इजी हो जाता है सबको मिलना, फिर बार बार ओके, व्हाट्सएप पे बार बार ढूंढना मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैंने चैनल पे काम किया है, तो मैंने कहा चैनल पे ही लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे अवेलेबल हो सबके लिए ही। अब पता नहीं आज वाली पहली रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, मैं देखती हूँ अभी कि कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है, अल्लाह करे हो गई हो कन्वर्ट। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह। कल आपका क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? परसों मैंने रखा हुआ है हाइपर थायराइड, और कल क्या था? हाँ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। कल सुबह डॉक्टर उनका है, डॉक्टर राशिद लतीफ का भी लेक्चर है। ठीक है, वो भी ले लीजिएगा। ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम। अल्लाह हाफिज।